चलिए एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम करंट पर आधारित जिसमें जो महत्वपूर्ण करंट है उसको देखेंगे जो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। SCO विदेश मंत्रियों की बैठक, ठीक, ये इस पर क्या है 15 अहम समझौतों पर सहमति बनी है। SCO इसका फुल फॉर्म अगर देखें शंघाई सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक। शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक शुक्रवार को संपन्न हो गई। शुक्रवार को, ठीक। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 15 अहम समझौतों पर सहमति बनी है, ठीक। तो इन समझौतों को अब जुलाई 2023 को राष्ट्र प्रमुखों के बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। अर्थात जो इसमें निर्णय लिया गया है 15 अहम समझौते, वो जो है जुलाई 2023 की राष्ट्र प्रमुखों की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ये है सार्वजनिक किया जाएगा, ठीक। अंतिम रूप देकर उसे सार्वजनिक किया जाएगा कब? जुलाई में। फिर आगे बैठक में SCO के दायरे में 5 और देशों को वार्ता साझेदार के तौर पर शामिल किया गया। अर्थात बैठक के SCO के दायरे में 5 और देशों को वार्ता साझेदार के रूप में यानी तौर पर शामिल करने का फैसला भी शामिल है। तो इनमें कौन कौन देश थे? संयुक्त अरब अमीरात, UAE, म्यांमार, मालदीव, कुवैत और बहरीन, ये 5 देश थे। जबकि ईरान, ये जो ईरान है और ईरान और बेलारूस दोनों देशों को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा दिया गया। क्या है यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए तो कौन कौन देश शामिल किए गए वार्ता के लिए? 5 देश थे। फिर किसको पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया? ईरान और बेलारूस को संयुक्त पूर्णकालिक सदस्य के रूप में दर्जा दिया गया, ठीक। बैठक में SCO की आधिकारिक भाषा में अंग्रेजी, जो भाषा है उसकी अंग्रेजी को शामिल करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी, ठीक। अभी तक रूस और चीन को भाषा मैट्रियन को ही आधिकारिक भाषा का दर्जा था। शुक्रवार को हुई बैठक में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, यहाँ देखिए भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान के अलावा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के देशों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। हर देश के SCO पर प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन साथ ही अपने अपने हिस्सों के मुद्दों को भी परोक्ष तौर पर सामने रखा। बताया जा रहा है कि जुलाई 2023 में नई दिल्ली में होने वाली शिखर बैठक में कितने देशों के प्रमुख हिस्सा लेते हैं और इसमें आगे का क्या एजेंडा तय होता है उस पर SCO का भविष्य बहुत हद तक निर्भर करेगा। अभी भी इस संगठन में जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फैसला होना है, जैसे इसकी वित्त व्यवस्था का मुख्यालय आदि के विस्तारीकरण संबंधी मुद्दे लंबित हैं, ठीक। तो ये जो अहम बैठक हुई इसमें 15 अहम समझौते पर सहमति बनी है। तो इसको जुलाई में प्रस्तावित है कि इसको माना जाएगा, ठीक। फिर अगला देखें, दलाई लामा ने 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से लिया 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इनके बारे में देखें।
बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने बुधवार को धर्मशाला स्थित अपने आवास पर रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त किया। रेमन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन के अध्यक्ष सुसाना बी अफान, ये याद रखिए, सुसाना बी अफान इसके अध्यक्ष थे, ने उन्हें यह पुरस्कार दिया। दलाई लामा को 1959 में यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। कब? 1959 में। बौद्ध धर्म के कार्यकाल के अनुसार दलाई लामा को दिया गया यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था। ठीक, इसको याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। फिर आगे देखें। अब यहाँ फिल्म से संबंधित पुरस्कार है, इसको देखें तो कौन सी है। आलिया भट्ट को मिला फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। राजकुमार बने बेस्ट एक्टर, यानी आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का और राजकुमार को बेस्ट एक्टर का। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, किसको? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला। जबकि राजकुमार राव को बधाई दो, यानी फिल्म बधाई दो के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार शिवा चड्ढा, यानी बधाई दो में शिवा चड्ढा को दिया गया। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार अनिल कपूर जुग जुग जियो को मिला। गंगूबाई काठियावाड़ी ने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता। ठीक, ये फिल्म आप देखिए, इसमें क्या है। ठीक, अब देखें पीएम के मन की बात, जो मन की बात पीएम प्रधानमंत्री करते हैं, कार्यक्रम के 100वें एपिसोड, जो 100वां एपिसोड है का यूएन मुख्यालय में होगा लाइव प्रसारण। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम, मासिक यानी महीने का जो रेडियो कार्यक्रम होता है मन की बात में, ये 100वां एपिसोड कहाँ से इसका प्रसारण होगा? न्यूयॉर्क अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में लाइव प्रसारण होगा। ठीक, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन ने बताया कि मुख्यालय के ट्रस्टीशिप काउंसलिंग चेंबर में ट्रस्टीशिप काउंसलिंग चेंबर में एपिसोड का प्रसारण होगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई थी। ठीक, 2014 से पीएम मोदी के जो मन की बात चल रही है शुरू हुई थी। अब ये 100वां एपिसोड है जो यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क में के मुख्यालय में वहाँ से प्रसारित किया जाएगा। ठीक, लाइव होगा। फिर आगे, ये जो फिल्म फेयर अवार्ड दिया जा रहा है, इसमें अरिजीत सिंह को फिल्म फेयर अवार्ड यानी 2023 का बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया जाएगा। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में अरिजीत सिंह जो गायक हैं, केसरिया गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड मिला। जबकि कविता सेठ को रंगी सारी गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड मिला। ठीक, वहीं प्रीतम को ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए बेस्ट म्यूजिकल एल्बम, जबकि अमिताभ भट्टाचार्य को केसरिया गाने के लिए बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला, यानी बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया। ये कौन सा है? 2023 का अवार्ड है। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का है। अब एक और कारण देख लें। अजय बंगा होंगे विश्व के अध्यक्ष। विश्व बैंक, जो विश्व बैंक है, अजय बंगा उसके अध्यक्ष बनेंगे।
तो इनके बारे में देखें। अजय बंगा विश्व बैंक के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय हैं। ये अमेरिकी होंगे, ठीक। ये भारतीय हैं लेकिन अमेरिकी भारतीय हैं। एक क्रम में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष होंगे। बंगा डेविड मल्पस का स्थान लेंगे। इसके पहले कौन थे? डेविड मल्पस। इसके पहले 13वें अध्यक्ष थे। अब ये 14वें अध्यक्ष बनेंगे। इनका परिचय देख लें, इनके बारे में देख लें थोड़ा। जन्म पुणे यानी भारत में। शिक्षा MBA IIM अहमदाबाद में। कार्य नेस्ले इंडिया, सिटी बैंक, पेप्सिको, मास्टर कार्ड। और सदस्य व्यापारिक और गैर लाभकारी संगठन के सदस्य रहे। बिजनेस राउंड टेबल, ICC, US इंडिया, CEO फोरम। वर्तमान पद इनका कौन था? वाइस चेयरमैन जनरल अटलांटिक। तो इस समय वर्तमान में थे। सम्मान इनको क्या मिला है? पद्मश्री द्वारा भारत सरकार वर्ष 2016 में पद्मश्री पुरस्कार भी यानी सम्मान भी इन्हें दिया गया है। और विश्व बैंक के बारे में देखें। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था, ठीक। इसके सम्मेलन के पश्चात ही इसकी स्थापना हुई। घटक संस्थाएं विश्व बैंक समूह है, जिसमें IBRD, IFC, MIGA, ICSID, ठीक। सदस्य इसके कितने हैं? 189 इसके सदस्य देश हैं। अब देखें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी, ठीक। अभी हाल ही में यह इंडेक्स जारी हुआ है। तो इसमें देख लें, हम पूरे विश्व का देखेंगे, इसमें इंडिया की रैंकिंग देखेंगे, ठीक। तो हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स WPFI 2023 जारी किया गया। 180 देशों, इसमें 180 देशों का इंडेक्स है। में भारत ने 161वीं कौन सी 161 रैंक हासिल की है, ठीक। 2022 में भारत 160वें स्थान पर था। 150वें 2022 में भारत 150वें स्थान पर था, ठीक। तो 2022 में 150 था। इस समय 2023 में यह 161वीं रैंक इसकी है, ठीक। तो आप सोच सकते हैं कितनी खराब स्थिति में है। फिर नॉर्वे लगातार 7वें साल, नॉर्वे जो है लगातार 7वें साल शीर्ष स्थान यानी पहला स्थान है, जबकि आयरलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर कब्जा जमाया है, ठीक। गौरव तलब है कि यह इंडेक्स ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर्स RSF या रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, ठीक। यह प्रतिवर्ष जारी किया जाता है यह इंडेक्स। 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 21वां संस्करण है, ठीक। यह जो है कौन सा संस्करण है अगर पूछा जाए तो 21वां संस्करण है। प्रतिवर्ष यह जारी करता है। भारत इस समय 11 स्थान पीछे चला गया है, ठीक। भारत की स्थिति है। फिर सूचकांक के महत्वपूर्ण बिंदु देखें। इसमें क्या है? श्रीलंका ने भी सूचकांक में महत्वपूर्ण सुधार किया। श्रीलंका ने महत्वपूर्ण सुधार करते हुए 2022 के 146वें स्थान की तुलना में इस वर्ष 135वें स्थान पर रहा, ठीक। श्रीलंका ने सुधार करते हुए कितने अंक 46 से 35 पर पहुंच गया। 146 से 135 पर आ गया। निचले 3 स्थानों पर जो 180 के से शुरू होता है, तो उसमें क्रमशः वियतनाम 178वें,
चीन 179वें और उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर है। इसके अनुसार 31 देशों में पत्रकारिता की स्थिति बहुत गंभीर, ठीक, बहुत गंभीर, 42 में मुश्किल, 55 में समस्याग्रस्त व 22 देशों में अच्छी या संतोषजनक है। तो भारत को समस्याग्रस्त यानी समस्याग्रस्त से बहुत खराब होती स्थिति में रखा गया है। ठीक, भारत की स्थिति आप देख सकते हैं कितनी खराब चल रही है। फिर आगे देखें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इसमें क्या है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF प्रतिवर्ष प्रेस की स्वतंत्रता की वैश्विक रैंकिंग जारी करता है। इसे पहली बार 2002 में जारी किया गया। जब पहली बार जारी हुआ था कब, 2002 में। यह 180 देशों के क्षेत्रों में पत्रकारिता के लिए अनुकूल माहौल का मूल्यांकन करती है। इसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी 3 मई पर प्रकाशित किया जाता है। विश्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई, उसी दिन यह जारी किया जाता है। तो अभी हाल ही में यह इंडेक्स यानी जारी किया गया। ठीक, फिर आगे, ठीक, ये थे कुछ करंट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़ते रहिएगा। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, नमस्कार।